तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, और वो महत्वपूर्ण विषय है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्यों में पोषण। तो इसमें बताया गया द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स टेक प्लेस थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अर्थात पोषण की क्रिया मनुष्यों में पाचन तंत्र के द्वारा संपन्न होती है। पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं, पहला भाग एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा भाग एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल को आहार नाल और एसोसिएटेड ग्लैंड को संबद्ध ग्रंथि कहते हैं। आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल शुरू होता है मुख से और इसका जो अंतिम भाग है या ख़त्म होता है गुदा पर। तो इसकी ओपनिंग माउथ होती है और एंडिंग एनस होती है। गुदा पूरे शरीर में फैला होता है आहार नाल, और इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। हमारा जो मुख है, माउथ है, इस माउथ का दूसरा नाम ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी होता है। ये बक्कल कैविटी फेरिंग्स में खुलेगी। फेरिंग्स को ग्रसनी बोलते हैं। फिर ग्रसनी जा करके ग्रासनली में खुलेगी, मतलब इसोफेगस। इस इसोफेगस का दूसरा नाम होता है फूड पाइप। फिर ये इसोफेगस स्टमक में जाएगा, फिर स्टमक खुलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में, और छोटी आंत फाइनली बड़ी आंत में खुल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो स्टमक है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट कार्डियक, दूसरा है फंडिक और तीसरा है पाइलोरिक। जो कार्डियक भाग होता है वो हृदय से सटा होता है। तो तीनों भाग कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक या स्टमक के हुए। ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। तीनों पार्ट्स, सबसे पहले ड्यूोडेनम, फिर जिजिनम, फिर इलियम। ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला सीकम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम मतलब मलाशय होता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि स्टमक, ये जो स्टमक है ये जे शेप का होता है। ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन पूछा जाता है स्टमक किसके आकार का होता है, तो जे के आकार का होता है। फिर है एसोसिएटेड ग्लैंड या संबद्ध ग्रंथि। तो इसके अंतर्गत 3 ग्रंथि आती है, सलेवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज। सलेवरी ग्लैंड मतलब स्रावी ग्रंथि। तो हमारे मुख में 3 जोड़ी स्रावी ग्रंथियाँ या लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनका काम है सलाइवा को स्रावित करना या लार को स्रावित करना। वही लार जो है जो हमारे भोजन में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, तो पाचन जो है अच्छे से होता है, पाचन की क्रिया संपन्न होती है अच्छे से। तो लार ग्रंथियों की संख्या हमारे मुख में 3 जोड़ी होती है, मुख गुहा में। ये लार ग्रंथियाँ कहाँ पर होती हैं, तो इसको देखते हैं फिगर में। जैसा कि यहाँ पर फिगर में आप देख पा रहे हैं कि ये बक्कल कैविटी या मुख गुहा के ठीक नीचे सब मैक्सिलरी, सब मतलब नीचे होता है, मैक्सिलरी मतलब मैक्सिला के नीचे। मैक्सिला एक हड्डी होती है जो निचले जबड़े में पाई जाती है, उसी जबड़े के नीचे ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड उपस्थित होगी। फिर अगला सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये जीभ के नीचे पाई जाती है सबलिंगुअल ग्लैंड। जो टंग का बेस है उसी बेस पर ये सबलिंगुअल ग्लैंड पाई जाती है। ऐसे ही पैरोटिड ग्लैंड, ये कान के नीचे यहाँ पर देख रहे हैं, तो पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पर उपस्थित होती है। तो इस तरह से हमें इसका लोकेशन पता हो गया। लार ग्रंथियाँ कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, 3 जोड़ी। तो मनुष्यों में तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, लेकिन जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते, वहाँ पर 4 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। फिर अगला देखेंगे लीवर। तो ये जो लीवर या यकृत है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ,
तो यही लीवर आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटी ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। ये पैंक्रियाज या अग्नाशय, इस अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये एंजाइम का भी स्रावण करती है और हार्मोन का भी स्रावण करती है। तो इसी नाते इस पैंक्रियाज अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं मुख, माउथ, आहार नाल का प्रथम भाग। फिर ये आहार नाल का प्रथम भाग है, तो ये नीचे आ रहा है। इसोफेगस मतलब फूड पाइप, फिर फूड पाइप या इसोफेगस जो नली है ये जे शेप या जे के आकार के स्टमक में खुली है। फिर स्टमक ऐसे पतला हो गया, सकरा हो गया, फिर आगे चल करके ये मुड़ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये लीवर होता है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर लीवर के ठीक नीचे ये गॉल ब्लैडर है, मतलब पित्ताशय। यहाँ पर पित्त इकट्ठा होता है, पित्तरस यहाँ पर इकट्ठा होता है। अच्छा, पित्त बनता तो लीवर यकृत में है, लेकिन इकट्ठा होता है इस पित्ताशय में। तो यहाँ पर देख रहे हैं डियोडिनम और इलियम, तो ये दोनों के दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत के पार्ट्स हैं। फिर ये पैंक्रियाज स्टमक के ठीक नीचे देख रहे हैं। फिर यह कोलन, ये छोटी आंत का भाग है। ऐसे ही रेक्टम भी छोटी आंत का, और ये लास्ट है एनस, आहार नाल का सबसे अंतिम भाग एनस। और जो सबसे प्रथम भाग है आहार नाल का वो है माउथ, मुख। फिर देख रहे हैं एलिमेंट्री कनाल क्या होता है, आहार नाल। तो एलिमेंट्री कनाल स्टार्ट्स विथ माउथ। तो जो आहार नाल है वो शुरू होगी मुख से। मुख का जो अग्र सिरा है या अग्र भाग है, उसी अग्र भाग से ये आहार नाल शुरू होती है एंड एंड्स विद द एनस, गुदा तक खत्म होती है या गुदा में खत्म होती है। फिर बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। तो माउथ ओपनिंग लीड इनटू बक्कल कैविटी। तो जो माउथ की ओपनिंग है वो बक्कल कैविटी या मुख गुहा बनाती है, जहाँ पर मस्कुलर टंग मतलब मांसल जीव पाया जाएगा। फिर टीथ दांत होंगे एंड स्लेवरी ग्लैंड लार ग्रंथियाँ होंगी, वो भी 3 जोड़ी। अगले पॉइंट में बताया गया एन एडल्ट ह्यूमन बींग्स हैज 32 परमानेंट टीथ। तो वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, 32 अस्थाई दांत होते हैं। पूछा जाता है अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है वयस्क मनुष्य में, तो बताएंगे 32। आगे लिखा गया 4 टाइप ऑफ टीथ। तो दांतों की जो प्रकार है वो 4 प्रकार के होते हैं हमारे यहाँ। पहला है इंसाइजर, दूसरा कैनाइन, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर। तो कृंतक बोलते हैं इंसाइजर को, रदनक, अग्रचावरणक और चावरणक। तो देखते हैं यहाँ कहाँ पर होते हैं, फिगर में बताएंगे इसको किस जगह से। यहाँ पर नीचे देख रहे हैं ये इंसाइजर है, तो 2 दांत ये इंसाइजर हैं कृंतक। फिर ये कैनाइन मतलब रदनक हुआ। फिर ये अग्रचावरणक, 2 इधर के 2 इधर के। फिर चावरणक लास्ट में 3, 1 2 3 यहाँ पर। ऐसे इस इधर हैं, ऐसे इधर भी होंगे 3। फिर ऊपर वाले भी जबड़े में होंगे, केवल एक जबड़े का दिखाया गया है। तो इस तरह से ये दांत उपस्थित होते हैं हम लोगों के मुख में। इसके बाद टेस्ट ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ टंग। जीभ की जो सतह है वहाँ पर स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इन्हीं स्वाद ग्रंथियों की सहायता से हमें स्वाद का अनुभव होता है।
मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा जो स्वाद है इन्हीं स्वाद ग्रंथियों की वजह से आता है। ये जो टिप है टंग का, उससे हमें स्वीट का पता चलता है, मीठेपन का पता चलता है। यहाँ पर जो पार्श्व भाग देख रहे हैं इससे सोर यानी कि खट्टेपन का पता चलता है, बीच से नमकीन का पता चलता है, साल्टेटरी टेस्ट। फिर ये अंतिम भाग अंदर का, इससे कड़वाहट पता चलती है। तो ये दांत के प्रकार थे, कहाँ कहाँ पर पाए जाते थे। देखेंगे फेरिंग्स, ये क्या होती है। ग्रसनी, तो बक्कल कैविटी ओपन इनटू ए शॉर्ट फनल लाइक फेरिंग्स। तो जो हमारी बक्कल कैविटी है या मुख गुहा है वो फेरिंग्स में खुलती है। दैट सर्व एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये जो फेरिंग्स है ये कॉमन पैसेज बनाती है, मतलब इसमें से फूड भी आ सकता है, आता है, और एयर भी आती है, दोनों के लिए कॉमन पैसेज बनाती है फेरिंग्स या ग्रसनी। फिर आगे है इसोफेगस या फूड पाइप, ग्रास नली कहते हैं इसको। तो फेरिंग्स ओपन्स इनटू द इसोफेगस। तो जो फेरिंग्स है, ग्रसनी है, ग्रास नली में खुलेगी। इट इज़ थिन, ये पतली होती है, लॉन्ग लंबी होगी, एंड मस्कुलर ट्यूब, मांसल नलिका होती है, एंड ओपन्स इनटू स्टमक। तो ये जो इसोफेगस है ये स्टमक में खुलेगा, आमाशय में। आमाशय किसे कहते हैं। तो स्टमक इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, वो भी जे शेप का। तो स्टमक की जो शेप है वो जे शेप की होती है। लोकेटेड इन अपर पार्ट, ऊपरी भाग में लोकेट होगा, स्थित होगा, ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है यानी कि उदर गुहा है, उस उदर गुहा के ऊपरी भाग में ये स्टमक यानी कि आमाशय उपस्थित होगा। जस्ट बिलो डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे और उदर गुहा के ऊपर ये जे शेप यानी कि जे के आकार का आमाशय पाया जाता है या उपस्थित होता है। यहाँ पर देख रहे हैं आमाशय की फिगर जे शेप की कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। फिर अगला है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 2 रीजन, वैसे तो 3 रीजन होते हैं लेकिन यहाँ पर केवल मैं 2 ही रीजन दिखा रहा हूँ। तो ये जो डियोडिनम है इसको ग्रैंडी कहते हैं, ये यू शेप की होती है। और जो इलियम है वो हाईली क्वाइल्ड होती है, काफ़ी मुड़ी हुई मुड़ी तुड़ी संरचना के रूप में इलियम होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। फिर द ओपनिंग ऑफ इलियम इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो इलियम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी भाग होता है, वो आखिरी भाग बड़ी आंत में खुलता है। फिर इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो जो छोटी आंत की आंतरिक दीवार होगी उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक अंगुलियों के समान संरचनाएं दिखती हैं जिनको विलाई कहते हैं। द सेल ऑफ विलाई हैव स्मॉलर प्रोजेक्शन, और इनके विलाई के भी कुछ छोटे छोटे सेल्स होते हैं प्रोजेक्शंस के समान, तो उनको माइक्रोविलाई कहते हैं। इन्हीं से फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है छोटी आंत में। फिर अगला है लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत। तो द लार्ज इंटेस्टाइन इज मच वाइडर। तो ये बहुत ज़्यादा वाइड होता है, चौड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन इस छोटी आंत की अपेक्षाकृत। तो छोटी आंत वाइड नहीं होगी, चौड़ी नहीं होगी, लेकिन जो बड़ी आंत होगी वो काफ़ी लार्ज होती है। फिगर को वही जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं माइक्रोविलाई। तो ये माइक्रोविलाई या विलाई एब्जॉर्ब करते हैं भोजन को, अवशोषित करते हैं। अच्छा, जो बड़ी आंत होगी इसके 4 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। फिर रेक्टम में बताएगा
रेक्टम ओपन इनटू द आउटसाइड थ्रू द एनस। तो जो रेक्टम है ये बाहर की तरफ खुलता है एनस से। फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियाँ। तो इसमें सबसे पहले सलेवरी ग्लैंड। तो सलेवरी ग्लैंड्स में देयर आर 3 टाइप ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स ओपन इनटू द बक्कल कैविटी। तो माउथ कैविटी में 3 प्रकार की सलेवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियाँ खुलती हैं। पहली ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड और यह है सबमैक्सिलरी ग्लैंड। ये जो पैरोटिड ग्लैंड है कान के नीचे, सबमैक्सिलरी ग्लैंड है निचले जबड़े के नीचे, सबलिंगुअल ग्लैंड जीभ के नीचे पाई जाती है। ऊपर मैंने फिगर में दिखाया ही था आपको। फिर लीवर क्या होता है? इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो डायफ्राम। तो जो मेरी डायफ्राम होगी, मतलब वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच में ये जो डायफ्राम होगी, इसी डायफ्राम के नीचे राइट साइड में वक्ष गुहा में ये लीवर पाया जाता है। तो लीवर का मुख्य काम है बाइल का श्रावण करना या पित्त रस का श्रावण करना। पित्त रस स्रावित होता है लीवर से या यकृत से। फिर पैंक्रियाज या अग्नाशय, तो इट इज लोकेटेड बिलो द स्टमक। तो पैंक्रियाज स्टमक यानी कि आमाशय के नीचे उपस्थित होता है इन कैविटी ऑफ डिओडिनम। तो डिओडिनम का जो कैविटी होगा या स्पेस होगा, वहाँ पर ये पैंक्रियाज उपस्थित होगा। इट सेक्रेटेड पैंक्रियाटिक जूस। तो ये अग्नाशयी रस का श्रावण करता है। जो हमारा लीवर है वो बाइल जूस यानी कि पित्तरस स्रावित करेगा, और जो अग्नाशय है ये पैंक्रियाटिक जूस अर्थात अग्नाशयी रस का श्रावण करेगा। और ये दोनों के दोनों रस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं पाचन की क्रिया को अच्छे से संपन्न कराने के लिए। फिर अगला है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन।